तो तो चलिए न्यूज़पेपर के थ्रू प्रिपरेशन शुरू करते हैं। इसमें हम लोग जिस आर्टिकल पे डिस्कस करेंगे वो सब 7 नवंबर का है। हाँ, डेली न्यूज़ एनालिसिस भी हो जाएगा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे चैनल है जनरल ज्ञान एचपी, ये वाला सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हाँ, द हिंदू का एक आर्टिकल है एन अनसर्टेन सोलर पावर्ड फ्यूचर। सोलर पावर को गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है, ठीक है, और प्रमोशन का रीजन भी है ग्रीन एनर्जी को ऑब्टेन करना। बट सोलर पावर के वजह से प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से एक प्रॉब्लम की ये बात करता है। इसमें बेसिकली लोकल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अ, इनका क्या होगा, इनका लाइवलीहुड छिन जाएगा, इनके घर चले जाएंगे, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस पे ये बात करता है। हम लोग के काम का चीज़ है इसमें कि अ, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, फिर हम लोग इसमें पंचन डैम वगैरह की भी बात करेंगे, जैसे कि अब सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स है, और ये एनटीपीसी एंड जीवीआरईएल, ये दो कंपनीज पे बात करेंगे। फिर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पे भी बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ईसीआई का है, उस पे बात करेंगे, और कुछ मूवमेंट्स पे बात करेंगे, ठीक है। क्रक्स अगर हम ये बात करें कि ये किस डायमेंशंस पे है आर्टिकल, तो कह सकते हैं कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाने के वजह से जो डिस्प्लेसमेंट्स आ रहे हैं ट्राइबल्स में, उनका जो लाइवलीहुड जा रहा है, या मतलब लोकल्स में लाइवलीहुड जा रहा है, तो इन पे बेसिकली वो फोकस किया है, ठीक है। तो हम लोग इसके अब स्टैटिक वाले पार्ट्स को देख लेते हैं। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, ठीक है। आप लोग को ये पता होगा कि नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और वो यूएस गए थे घूमने, तो उस समय वो बहुत प्रभावित हुए थे टेनेसी वैली अथॉरिटी से, ठीक है। वो डैम प्रोजेक्ट था। तो ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है, ये 7 जुलाई 1948 को एस्टैब्लिश हुआ था थ्रू दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक्ट 1948, बेसिकली डेवलप करने के लिए दामोदर वैली रिवर को, ठीक है। टेनेसी वैली अथॉरिटी टीवीए यूएसए से इंस्पायर्ड था, जो कि एक मल्टीपर्पस रिवर वैली डेवलपमेंट अप्रोच था। ये जो है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। पर्टिकुलरली ये वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे पड़ता है, 24,235 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में दामोदर बेसिन पे, ठीक है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? फ्लड कंट्रोल करना, इरिगेशन, हाइड्रो एंड थर्मल पावर जनरेशन, सॉइल कंजर्वेशन, नेविगेशन पोटेंशियल एंड रीजनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकली दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल कहते थे, क्योंकि ये डिवास्टेटिंग फ्लड्स ले आता था, ठीक है। अब ये डीवीसी के अंदर 4 रिवर पे बेसिकली डैम बनाए गए थे, ठीक है। तिलैया पे, सबसे पहला तिलैया पे बना था, जिसको बाराकर रिवर पे बना था, मतलब तिलैया डैम बना था बाराकर रिवर पे। फिर कोनर रिवर पे बना था कोनार डैम 1955 में। बाराकर रिवर पे बना था मैथॉन डैम। तिलैया और मैथॉन बाराकर रिवर पे ही है। और पंचेत डैम बना था 1959 में दामोदर रिवर पे, ठीक है। ये जनरेट करता है हाइड्रो पावर, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है, फिर थर्मल पावर, ठीक है। और ये देश का एक इनिशियल प्रोजेक्ट्स था इस रिगार्ड में, एनर्जी जनरेशन के रिगार्ड में, ठीक है। अब कुछ कुछ रिवर्स हैं जो डिवास्टेटिंग एंड डिस्ट्रक्चरिंग फ्लडिंग ले आते हैं, जैसे कोसी है, जिसको सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। ये अपना ना कोर्स शिफ्ट करते रहता है 120 किलोमीटर पर 100 ईयर्स में। दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं, और ब्रह्मपुत्रा को सौरो ऑफ आसाम कहते हैं, ठीक है। अब एक और टॉपिक था सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स। तो ये देखो, इसमें ना 3-4 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ना इसको आपको याद रखना है, हो सकता है ये स्टैटिक टर्म एग्जाम में पूछ ले। जैसे कि मोनोक्रिस्टलाइन क्रिस्टल सेल्स होता है, ध्यान रखिएगा, ये हाईएस्ट इफिशियंसी होता है, सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, लार्ज सोलर इंस्टॉलेशन में इसी का यूज होता है, ठीक है। फिर पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल होता है, इसका मॉडरेट एफिशिएंसी होता है, इकोनॉमिकल ऑप्शन फॉर मास डिप्लॉयमेंट, क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ता है। थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज, लाइट वेट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सुटेबल फॉर पोर्टेबल एंड आर्किटेक्चरल यूजेज। पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे हुए, बीपीएससी में भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये अपकमिंग एडवांस टेक्नोलॉजी है विथ हाई पोटेंशियल इफिशियंसी एंड लो प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो फ्यूचर ऑफ सोलर सेल्स पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स को कहा जाता है। फिर बाईफोकल सोलर सेल होते हैं, नाम से ही पता है, बाईफेशियल,
तो ये दोनों साइड से ना लाइट को कैप्चर कर सकता है, ठीक है। अब इंडिया में देखें तो फ्लोटिंग पावर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं कुछ कुछ जो फेमस हैं या फिर न्यूज में रहे हैं, जैसे कि ये रामागुंडम है तेलंगाना में, वहाँ एनटीपीसी फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाई है, 100 मेगावाट एनर्जी जनरेट करती है। लार्जेस्ट ऑपरेशनल फ्लोटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। फिर कायामकुलम या फिर हरिपद कह सकते हैं, केरला में है, ये भी एनटीपीसी का है, 92 मेगावाट का। फिर ओमकारेश्वर रिजर्वायर पर है मध्य प्रदेश में, ये प्लान्ड है, ठीक है। अभी रिसेंट में आप न्यूज में देखे होंगे 600 मेगावाट का ये प्रपोज्ड है, ठीक है। हाँ, फिर आ जाते हैं हम लोग एनटीपीसी पे, ठीक है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको 1975 में फंड किया गया था, बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसको ना लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। पर्टिकुलरली ये थर्मल, हाइड्रो, सोलर, विंड, फ्लोटिंग सोलर एक्सपेंशंस, मतलब इन सब में ये अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इसका एक सब्सिडियरी है, स्पेशलाइज सब्सिडियरी, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। एनटीपीसी जनरली एनर्जी थर्मल पावर प्लांट्स बेस्ड पे होता था, लेकिन अब इसका रिन्यूएबल्स वगैरह भी ले आया गया है, जैसे हाइड्रो, सोलर, विंड, फ्लोटिंग सोलर, ये सब। फिर उसमें यूएनएफएफसी की बात, एफसीसीसी की बात की गई है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक कन्वेंशन है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे। इसको अडॉप्ट किया गया था 1992 में, रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट जो हुआ था, और 1994 से ये इफेक्ट में आ गया था। इसको क्यों ले आया गया था? स्टेबलाइज करने के लिए ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन विद इन सेफ लिमिट्स। तो आपको याद होगा कि इसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल फेनोमेना की बात करता है ये, कि वहाँ तक इसको लिमिट रखना है, ठीक है। और ऑल दो सारे देश अपने अपने तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट नन हैज अचीव्ड, ठीक है। अब बाद में कुछ इंटरनेशनल क्लाइमेट अग्रीमेंट्स हुए, उनका भी बेसिस यही है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, और पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, ठीक है। डेट्स याद रख लीजिएगा। फिर अभी चल रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 अभी चल रहा है, ठीक है। ये एनुअल मीटिंग होता है मेंबर्स ऑफ यूएनएफसीसीसी का। इसका की रोल क्या है? रिव्यू करता है क्लाइमेट प्रोग्रेस को, नेगोशिएटिंग कमिटमेंट्स एंड फाइनलाइजिंग क्लाइमेट एक्शन प्लान्स। COP21 पेरिस में हुआ था 2015 में, यहीं से निकल के आया था पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ COP21, ठीक है। 2021 में ग्लासगो में हुआ था यूके में COP26। इंडिया इसी में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर गए थे, तो 5 पॉइंट क्लाइमेट कमिटमेंट दिए थे, जिसको पंचामृत कहे थे, ठीक है। अब ये पंचामृत कमिटमेंट्स है क्या? बस याद रखिएगा, ये COP26 में अनाउंस हुआ था। इसमें इन्होंने बोला था 5 पॉइंट्स की 500 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ नॉन फॉसल फुल एनर्जी सोर्सेस से obtain करना है 2030 तक, ठीक है। 50% ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल्स के थ्रू आना चाहिए 2030 तक, ठीक है। 2030 तक ये जो कार्बन इमिशंस है उसको रिड्यूस करना है 1 बिलियन टन से। कार्बन इंटेंसिटी को भी रिड्यूस करना है, अगर जीडीपी के कंपैरिजन में देखा जाए तो बाई 45%। बेस लाइन किसको लिया गया है? 2005 को। डेडलाइन कब तक है? 2030 तक। और नेट जीरो एमिशंस 2070 तक। तो ये आपका ना पंचामृत है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में बस इसको याद रखिएगा, 500 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी नॉन फॉसल फ्यूल का, 50% नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट थ्रू रिन्यूएबल्स, और कार्बन इमिशंस को 1 बिलियन टन से रिड्यूस करना है। कार्बन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी 45% से रिड्यूस करना है, और नेट जीरो अचीव करना है 2070 तक, ठीक है। फिर आते हैं ट्राइबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है। तो देखिए, आर्टिकल 46 जो डीपीएसपी का पार्ट है, ये कहता है वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। आर्टिकल 48 ए कहता है, स्टेट्स को बेसिकली डायरेक्ट करता है कि प्रोटेक्ट करेंगे और इंप्रूव करेंगे फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। आर्टिकल 51 ए का जी जो है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है ऑफ सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये मेनली 3 आर्टिकल हैं। अब शेड्यूल्स भी देखेंगे तो 5th शेड्यूल में बात करता है गवर्न शेड्यूल एरियाज एंड प्रोटेक्टेड ट्राइबल लैंड एंड रिसोर्सेज। 6th शेड्यूल में भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की बात करता है, जिसमें कि ट्राइबल्स को सेल्फ गवर्नेंस
नॉर्थ ईस्ट में देता है, ठीक है। पेसा एक्ट था 1996 का, जिसमें बात किया था और इवन की ग्रांट किया था लोकल ग्राम सभा ऑथोरिटी ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ग्राम सभा का ऑथोरिटी है नेचुरल रिसोर्सेज पे इन शेड्यूल एरियाज। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आया था, इसका अक्सर चर्चा होते रहता है। ये रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स CFR राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स। फॉरेस्ट के एरिया में जो ट्राइब्स रहते हैं उनका इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स पे राइट्स होता है, ठीक है। अब उसमें एक और टॉपिक था रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स एंड इनिशिएटिव्स इन इंडिया, ठीक है। तो बदला सोलर पार्क है, ये सबसे बड़ा है, दुनिया का लार्जेस्ट है, 2245 मेगावाट कैपेसिटी है इसका, ठीक है। पावागादा सोलर पार्क है कर्नाटका में, इसका 2050 मेगावाट कैपेसिटी है। अगर अरेंज करने का भी आएगा तो बदला, फिर पावागादा, फिर कुर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में 1000 मेगावाट का, ठीक है। फिर रेवा सोलर पार्क रिसेंट में बना है मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट का है, ठीक है। और यही सप्लाई करता है दिल्ली मेट्रो एज अ माइलस्टोन प्रोजेक्ट। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर देखिएगा तो नेशनल ग्रीन अपग्रेडिंग फॉर रिन्यूएबल इवैक्यूएशंस, ये भी चल रहा है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं। फिर नेशनल हाइड्रोजन मिशन 2021 में आया था, ये ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा आर्टिकल था वाई बाइंग भांग इज लीगल बट ग्रोइंग कैनबीज एट होम इजंट, ठीक है। भांग हम लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसी पे कुछ था, जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, NDPS एक्ट है, ठीक है। और इससे ये रिलेट करता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जानने को नहीं था, बट ठीक है, मतलब इसमें भांग जो है वो खरीदना लीगल है, लेकिन ये जो प्लांट से निकलता है उसको ग्रो करना लीगल नहीं है, मतलब इलीगल है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। NDPS एक्ट एंड बैंड प्लांट्स में, तो NDPS एक्ट कब आया था? 1985 में। किस चीज़ को रेगुलेट करता है? तो कल्टीवेशन, पोसेसन, प्रोडक्शन, सेल, ट्रांसपोर्ट एंड कंजप्शन, किस चीज़ का? नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का, ठीक है। एक्सेप्शन है किसका? मेडिकल एंड साइंटिफिक यूज अंडर लाइसेंस लेके ये सब का कल्टीवेशन, प्रोसेसन, प्रोडक्शन, सेल, ट्रांसपोर्ट एंड कंजप्शन करते हैं, तो दैट्स फाइन। ये कैनबिस प्लांट जो है इसका नाम है कैनबिस सैटिवा, ठीक है, साइंटिफिक नेम। एक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे अगर हम लोग, तो कैनबिस जो होता है या इसको हेम्प भी कहते हैं, इंक्लूड चरस, मतलब रेजिन से निकलता है, गांजा, ये फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप्स होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस में पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये दोनों को प्रोहिबिट किया है। चरस जो होता है रेजिन फॉर्म में होता है, गांजा जो है बर्ड्स फ्लावरिंग टॉप है, ये दोनों कंटेन करते हैं साइको एक्टिव कंटेंट, ठीक है। तो भांग क्या है? लीव्स एंड सीड्स से बनता है, नॉट क्लासिफाइज एज कैनबिस अंडर NDPS एंड इज रेगुलेटेड बाय स्टेट्स, मतलब ये भांग का जो रेगुलेशन है वो स्टेट्स पे छोड़ दिया है, और सो ये फुली बैंड भी नहीं है। अब अगर कल्टीवेशन करते हैं कैनबिस प्लांट का तो ये इलीगल है, अगर जब तक कि आप लाइसेंस नहीं लिए हैं, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाता है? कर्व करने के लिए ड्रग एब्यूज, ट्रैफिकिंग एंड एडिक्शन रिस्क टाइड टू साइकोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स, साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस। अब इसके थ्रू जो पनिशमेंट दिया जाता है ना, वो क्वांटिटी के बेसिस पे डिपेंड करता है, स्मॉल, इंटरमीडिएट एंड कमर्शियल क्वालिटी। अगर कमर्शियल क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो स्ट्रिक्टेस्ट पेनाल्टी इस पे दिया जाता है, ठीक है। अब आइए दूसरे आर्टिकल में, इसमें देखिएगा ना, तो एक बात कर रहा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, ठीक है। ये 2023 में आया था, वैसे इस पे चर्चा चल रहा है 2018 से ही, और ये न्यूज़ में रहा है कंसिस्टेंटली, ठीक है। इसमें डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, इन सब की बात करी गई है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेंगे। इस पे एक और बड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है, मतलब बड़ा सा आर्टिकल दिया हुआ था। देखिए, व्हाट आर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, ठीक है। तो हम लोग इसको हॉलिस्टिकली एक बार देख लेते हैं कि ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन आता है या फिर प्रिपरेशन माइंडसेट से ये थोड़ा सा हॉलिस्टिकली कवर हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक्ट कब आया था? 2023 में, ठीक है। ये ले आया क्यों गया था? रेगुलेट करने के लिए कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा इन इंडिया। किस किस पे अप्लाई होता है? गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस फॉरेन एंटिटीज़ पे, डीलिंग विथ पर्टिकुलरली ये तीनों एंटिटीज़ जो डील कर रहे हैं इंडियन पर्सनल डेटा से, ठीक है।
कंसेंट ड्रिवन प्रोसेसिंग की बात करता है विथ लिमिटेड लेजिटिमेट यूज एग्जम्पशन। ठीक है, अगर कंसेंट नहीं भी लिए हैं लेकिन लेजिटिमेट यूज किए हैं तो थोड़ा सा एग्जम्पशन मिलेगा। ये क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर को अलाउ करता है। ठीक है, पर्टिकुलरली किस केस में, तो वैसे नेशंस जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है एज अ ट्रस्टेड नेशन। ठीक है, इसका पेनाल्टी फ्रेमवर्क वायलेशंस के लिए रखा गया है अप्रॉक्स 250 करोड़, तो बड़ा अमाउंट है। ठीक है, ये एक प्रीवियस एक्ट को रिप्लेस करता है, आईटी एक्ट 2000, जो कि डाटा प्रोविजन से रिलेटेड था। अब इसमें ना एक दो टर्म की बात करी गई है डीपीडीपी एक्ट में, डेटा फ्यूडिशियरी की बात करी गई है। अब इसमें फ्यूडिशियरी किसको कहा जा रहा है, तो कोई भी कंपनी या कोई भी एंटिटी अगर डेटा को प्रोसेस करता है उसको डेटा फ्यूडिशियरी कहा जाएगा। ठीक है, कोई भी कंपनी, तो इसको वही इंश्योर करना पड़ेगा, कंसेंट, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, डेटा मिनिमाइजेशन एंड पर्पस लिमिटेशंस। अब इसमें एक और इसी डेटा में सिग्निफिकेंट वर्ड जोड़ दिया है, सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशियरीज। तो इसमें ना बड़े बड़े डेटा स्टोरेज कंपनीज को काउंट किया है। ठीक है, जैसे कि गूगल या फिर मेटा, फिर और सब भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है। ठीक है, इन सब को ना एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑडिट करना पड़ेगा और इम्पैक्ट असेसमेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रोविजंस है जो कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे कि ये कुछ कुछ एजेंसीज को एग्जेम्प्ट कर देती है, इससे सर्विलेंस एंड मिसयूज का कंसर्न रेज होता है। और आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स में भी इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि पहले क्या होता था ना कि आप गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन मांग सकते थे, लेकिन इस रूल में कह दिया गया है कि जो सेंसिटिव डेटा है गवर्नमेंट उसको नहीं देगी। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना कौन सा सेंसिटिव है। अब सपोज करो आप कोई नॉर्मल डेटा भी मांग रहे हो, गवर्नमेंट उसको डाल देगी सेंसिटिव लिस्ट में। ठीक है, और कहेगी नहीं देंगे, तो फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन का क्या हुआ। ठीक है, और इसमें क्लियर ना लोकलाइजेशन का मैंडेट नहीं दिया गया है, जैसे कि पहले वाले ड्राफ्ट्स में था। अब देखो इसमें ना एक बोर्ड बनाने की बात करी गई है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जो इंडिया में बनेगा। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगा जो कि डीपीडीपी एक्ट के अंदर में आएगा। ये कुछ कुछ चीज़ों को हैंडल करेगा, जैसे कंप्लेंट्स, ब्रीच वेरिफिकेशन, डायरेक्शंस एंड पेनाल्टीज। इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये डिजिटल ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बने। जैसे आपको पता होगा कि अभी ई जागृति, ठीक है, फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, ये सब क्या है, ग्रीवांस रिड्रेसल का काम करता है। ठीक है, अब इसी में डिजिटल ग्रीवांस को एड्रेस करने के लिए डीपीडी बोर्ड को बनाया गया है। अब आते हैं, उसमें भी बात करी गई है राइट टू प्राइवेसी की। तो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करा गया था आर्टिकल 21 के अंदर, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के केस में। इसमें इंफॉर्मेशनल, फिजिकल एंड डिसीजनल ऑटोनॉमी को ये प्रमोट करता है या फिर फंडामेंटल राइट देता है। अगर हम लोग फंडामेंटल राइट पे थोड़ा सा ब्रीफली देख लें, वैसे आप इसको सेपरेटली पढ़ सकते हैं और इवन पढ़े भी होंगे, तो वही आर्टिकल 12 to 35 अंडर पार्ट 3 में फॉल करता है। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक में आता है, वही 14 में इक्वालिटी भी फॉर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स, ये राइट टू इक्वालिटी में बात करता है। फिर राइट टू फ्रीडम 19 से 22 में आ जाता है। आपको पता होगा 19 में 6 राइट्स हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, और फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन वगैरह वाला। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, बैन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, बेगार, चाइल्ड लेबरर्स, ये सबको हजार्डस का, पर्टिकुलरली चाइल्ड लेबर हजार्डस इंडस्ट्रीज में उसके अगेंस्ट राइट है। ठीक है, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 में, इसमें आप प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट करते हैं रिलीजन का, जिससे कि आपको जिसके लिए आपको फंडामेंटल राइट अवेलेबल है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 में आता है, प्रोटेक्ट करता है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर एंड अलाउ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको हम लोग बाद में थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे। इसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं रिट्स को इन्फोर्स करने के लिए। हाई कोर्ट के केस में ये रिट्स वाला पावर आर्टिकल 226 के थ्रू मिलता है। ठीक है, अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी आ रहा है, उसको भी बात कर लेते हैं।
तो पब्लिक अथॉरिटी के जो भी इंफॉर्मेशन है ना, उसको एक्सेस करने के लिए सिटीजन्स को राइट दिया गया है, और ये 2005 में ले आया गया था। क्यों? इंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को। ये देखिएगा अगर, तो सेक्शन 19(1)(a) में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी को ऑपरेशनलाइज करता है। ये एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से अपना ओरिजिन ट्रेस करता है, जो कि है राजनारायण केस 1976 में हुआ था, ठीक है, जिसमें कि राइट टू नो को रिकॉग्नाइज किया गया था। ऑल पब्लिक अथॉरिटीज बॉडीज सब्सटेंशियली फंडेड बाय गवर्नमेंट, मतलब इन सब पे ये अप्लाई होता है। एग्जेम्पशन है कुछ कुछ, क्या क्या? सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, प्राइवेसी, ट्रेड सीक्रेट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस, इन सब पे आपको इंफॉर्मेशन मांगने का राइट नहीं है, ठीक है। अब फिर से वही नवंबर दिसंबर आ चुका है, दिल्ली का पॉल्यूशन इशू, एयर पॉल्यूशन इशू पीक पे है, ठीक है। तो इस पे शशि थरूर सर का एक बहुत बढ़िया आर्टिकल है, तो इसमें का मैंने क्रक्स निकाल लिया है वैसे, ठीक है, कि बेसिकली पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, डिजीज़ कौन कौन से हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स का कॉस्ट क्या पड़ रहा है, फिर सॉल्यूशन क्या है, और दूसरे कंट्रीज़ भी और क्या क्या कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग एक बार हॉलिस्टिकली डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली एयर पॉल्यूशन में जो की पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो पीएम 2.5 एंड 10 है। ये बहुत फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। पीएम का फुल फॉर्म ही होता है पार्टिकुलेट मैटर। ये लंग्स तक में इंटर कर जाते हैं। ये पीएम 2.5 जो होता है ना, इवन कि ब्लड स्ट्रीम में भी इंटर कर जाता है। फिर एनओएक्स आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री से निकलते हैं। स्मॉग एंड रिस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन को ये कॉज करते हैं, ठीक है। फिर SO2 एसिड रेन के लिए बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कहाँ से आता है? फ्यूल। अब ये फ्यूल कौन? बेसिकली फॉसिल फ्यूल कंबशन से, ठीक है। इससे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर ब्रोंकियाइटिस भी आप कह सकते हैं, वो सल्फर SO2 के वजह से मेनली होता है, ठीक है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, वन ऑफ द पॉइजनस गैसेस, रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, अफेक्ट ब्रेन एंड हार्ट। ओजोन जो होता है O3 ग्राउंड लेवल पे जब ये आ जाता है, तो ये भी ये पॉइजनस हो जाता है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन के वजह से फॉर्म होता है। ये लंग्स एंड आइज में इरिटेशन काउज करता है, ठीक है। फिर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये कार्सिनोजेनिक इम्पैक्ट डालते हैं। कार्सिनोजेनिक आपको पता होगा, कैंसर काउजिंग एजेंट्स को कहते हैं। अब डिजीज कुछ कुछ लिंक्ड है। ये ऑर्गन बेस्ड अगर हम लोग देखें, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देख सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, न्यूरोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव पे, फिर ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी एंड चिल्ड्रन पे क्या क्या पड़ता है, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी पे अस्थमा, ब्रोंकियाइटिस, COPD, लंग्स इन्फेक्शंस, पल्मोनरी फिब्रोसिस, निमोनिया, ये सब होता है बेसिकली रिस्पिरेटरी में, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर में अगर देखें तो हार्ट अटैक्स, हाइपरटेंशन, अरिथमिया, स्ट्रोक, और फिर एथेरोस्क्लेरोसिस नाम भी है, ठीक है। फिर न्यूरोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव पे देखें तो कॉग्निटिव डिक्लाइन, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये हाइपरटेंशन एंड इन्फ्लामेशन से भी रिलेटेड है। फिर अगर इन्फ्लामेटरी एंड ऑटो इम्यून पे देखें तो ह्यूमेटोइड अर्थराइटिस होता है, ल्यूपस होता है, स्केलियोसिस लाइक कंडीशंस हो जाते हैं। इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ट्रिगर्स आने लगते हैं। चिल्ड्रन पे क्या होता है? लो बर्थ वेट, स्टंट लंग ग्रोथ एंड लर्निंग डिफिकल्टीज, चिल्ड्रन पे ये कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसका एयर पोल्यूशन का इंडिया पे अच्छा खासा बर्डन है, ठीक है। पुअर एयर क्वालिटी के वजह से इंडिया हर साल अपने GDP का 1.36% लॉस कर देता है। अगर इसको वैल्यूएशन देखें तो अप्रॉक्स 36.8 बिलियन का बर्डन देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर पे खर्चा करना पड़ता है, फिर प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाता है, फिर प्री मैच्योर डेथ्स होने लगते हैं, ठीक है। अब ये दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इसका जियोग्राफिकल रीजन क्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इंडो गैंगेटिक बेसिन में ये एक लैंड लॉक्ड है और बेसिन लाइक टोपोग्राफी बना लेता है इंडो गैंगेटिक प्लेन में, ठीक है। जिसके वजह से एयर डिस्पर्सल को ये रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक बॉल टाइप का बना लेता है और एयर यहीं ट्रैप कर जाता है, ठीक है, इजिली निकल नहीं पाता है। अब उधर अरावली हिल्स है, वो ब्लॉक करता है साउथ वेस्ट नेचुरल वेंटिलेशन को, जिसके वजह से पॉल्यूटेंट आउटफ्लो नहीं हो पाते हैं।
उसके बाद विंटर में लो टेम्परेचर हो जाता है, फिर थर्मल इन्वर्जन होता ही है, विंड स्पीड लो रहता है, इसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स वहीं ग्राउंड के आसपास ट्रैप होके रह जाते हैं। फिर उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बनता ही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब हर साल आप लोग देखते होंगे कि मेजर्स के रूप में ग्रीन कैक मतलब क्रैकर्स पे, दिवाली पे के पटाखे बैन, ये आम बात होती है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है ग्रीन क्रैकर्स, ठीक है। तो ग्रीन क्रैकर्स बेसिकली है क्या, ये देख लेते हैं। तो ये ग्रीन क्रैकर्स ऐसा नहीं कि मतलब एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूट है क्रैकर्स का। बेसिकली ये एक्चुअल क्रैकर से कम पार्टिकुलेट मैटर एंड टॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज करता है, ठीक है। अल्टरनेटिव्स यूज करता है जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, और ओरिजिनल क्रैकर्स जो होते हैं उसमें बैरियम सॉल्ट्स यूज होते हैं, उसको रिप्लेस करके ये पोटेशियम नाइट्रेट को यूज करता है, जिसके वजह से एल्यूमिनियम, सल्फर और कार्बन उसमें कम हो जाता है। इससे ऐसा नहीं है कि जीरो पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, बस रिड्यूस होता है थोड़ा सा, इसलिए इसको अभी भी डिबेट किया जा रहा है कि मतलब इसको अलाउ करना चाहिए कि नहीं। अब अगर हम लोग देखेंगे तो दुनिया भर के देश और भी तो ये पॉल्यूशन से प्रभावित रहे होंगे, एयर पॉल्यूशन से, तो उन्होंने क्या क्या मेजर्स लिया। अब इसको ना हम लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि लंदन का देखेंगे तो अल्ट्रा लो इमिशन जोन बना दिया, ठीक है। जो भी पॉल्यूटिंग व्हीकल्स होते हैं उसको हेविली चार्ज करता है, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड कंजेशन प्राइसिंग को प्रोमोट करता है ये, ठीक है। लंदन का ये मेजर्स है। लॉस एंजल्स का देखेंगे तो ये व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड को बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट करता है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन किया जो पर्टिकुलरली ग्रीन एनर्जी बेस्ड था, और स्मोक चेक्स वगैरह किया। बीजिंग हालत बहुत ख़राब था, ठीक है, मतलब यहाँ तो दिल्ली तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा यहाँ हालत ख़राब था। तो इन्होंने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे काम किया, और 5-7 साल में देखोगे ना तो आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि अप्रॉक्स 35% PM2.5 लेवल को ये लोग घटा लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो भी चीज़ें होती हैं ना जनरली, जैसे कि अभी देखा होगे कि वो क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये सब शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस है। दिल्ली हैज़ टू थिंक, या दिल्ली गवर्नमेंट, या इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक इन लॉन्ग टर्म्स वेज। तो ये बीजिंग कोल टू गैस शिफ्ट करा, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्री थे जो स्मोक या फिर पॉल्यूटेंट्स रिलीज करते थे उनको रिलोकेट करा। फिर लाइसेंस का कोटाज लिमिट करा, और एयर क्वालिटी के लिए इमरजेंसी प्लान्स भी बनाया, ठीक है। अब ऐसे देखोगे तो दिल्ली को भी ऐसे कुछ कुछ अप्रोच जिसको हम लोग वे फॉरवर्ड में या सजेस्टिव मेजर्स में लिख सकते हैं, वो क्या क्या दे सकते हैं। तो इसको यूनिफाइड एयर सेंट मैनेजमेंट प्लान बनाना चाहिए, जिसमें कि दिल्ली एनसीआर रीजन को एक पॉल्यूशन जोन में गिने, ठीक है, पूरे इंडिया के टर्म्स में नहीं गिने, या फिर रीजन के टर्म्स में एक जोन के तरह इसको काउंट करे, ठीक है। यहाँ शेयर्ड रिसोर्स एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन पे काम करना कर पड़ेगा, जैसे कि जो नियर बाई स्टेट्स हैं, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उस रीजन के मतलब जितने भी स्टेट्स का इन्वायरमेंट या फिर कह सकते हो कि एयर मास शेयर करता है ना, वो सबको एक साथ मिल के काम करना पड़ेगा। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इलेक्ट्रिफिकेशन करना जरूरी है, मेट्रो नेटवर्क एक्सपेंशन जरूरी है, ई बसेस चलाना जरूरी है, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, डेब्रीज मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एंटी स्मोक गन्स ले आने पड़ेंगे। अभी बीच में एंटी स्मोक या फिर स्मोक एब्जॉर्प्शन टावर्स लगाए जा रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि अगर हेल्पफुल होता तो इतना क्रिटिकल सिचुएशंस या फिर सिवियरिटी नहीं बढ़ती, बट ठीक है। ओपन वेस्ट वर्निंग जो भी हो रहा है उसको बैन एंड पेनलाइज करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल स्टैक स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने की, इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। एक्यूआई मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी देखोगे ना तो बहुत सारे दिल्ली वाले जो लोग थे वो लोग कंप्लेन कर रहे थे कि फॉल्स एक्यूआई मॉनिटरिंग चल रही है, ठीक है। अपॉइंटमेंट लैब्स बनाइए, फिर पॉल्यूशन फॉरकास्टिंग करिए बढ़िया से। और एग्री बर्निंग मतलब ये जनरली पंजाब और हरियाणा वाले रीजन को कहा जाता है कि स्टबल बर्निंग की वजह से यहाँ धुआं बहुत आ जाते हैं, फिर पॉल्यूशन बहुत होने लगता है। तो उनके लिए जरूरी है कि इस सॉल्यूशंस पे काम करिए, जैसे कि एक हैप्पी सीडर मशीन की बात करी गई थी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट शो करता है वीट इनटू स्टैंडिंग पैटी स्टेबल। बेसिकली मशीन से जब हम लोग पैडी को, धान को काटते हैं तो वो ऊपर वाला हिस्सा को काट लेता है, ये लंबा सा स्टॉक इसका रह जाता है, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं ना कि आग लगा देते हैं, ठीक है। तो
हैप्पी सीडर मशीन है ना, इससे उसको कोई मतलब नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट सीड को ग्राउंड में बो कर देता है और धीरे धीरे ये सब अपने से डिकम्पोज हो जाता है, इवन की फर्टिलाइजर की तरह, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। ठीक है, फिर एक अपना पूसा बिहार का जो यूनिवर्सिटी है वो बायो डिकम्पोजर बनाया, जो कि माइक्रोबियल सॉल्यूशन देता है, जो कि ये स्टबल था ना, इसको कंपोस्ट में बदल देता है 15 से 20 दिन में ही। तो ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लेता है, तो ठीक है, इस पे गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। अब देखो, एक पॉस्को एक्ट पे बात करी गई है कि ये जनरल न्यूट्रल है कि नहीं। बेसिकली इस आर्टिकल में ये बात कर रहे हैं ना कि अ, क्या पॉस्को एक्ट जो है वो सिर्फ फीमेल को फेवर करता है, ठीक है, जबकि केसेस तो हो सकते हैं ना कि फीमेल भी मेल का रेप कर दें, या उस टर्म्स में, या फिर जो भी एब्यूजिव चीज़ें। तो अभी कुछ कुछ केसेस आया है जिसके वजह से ये डिबेट चल रहा है कि ये सिर्फ मेल पे अप्लाई तो नहीं होना चाहिए, इसको जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग इसी पे बात कर लेंगे, थोड़ा सा पॉस्को एक्ट को समझ लेंगे कि ठीक है, इसका स्टैटिक टर्म या हमारे एग्जाम के लिए जो जरूरी है। तो ये पॉस्को एक्ट आया था 2012 में। फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये चाइल्ड फ्रेंडली जुडिशियल प्रोसेस को देता है। इसमें मैंडेटरी रिपोर्टिंग करना होता है और स्पेशल कोर्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। और ये सारे इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर चाहे रिलेशनशिप, ठीक है। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि चाचा हैं तो वो नहीं कर सकते, या फिर वैसा रिलेशनशिप को इसमें ध्यान में नहीं रखा जाता है, जो भी होंगे ठीक है। इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट ले आया गया था 19 में, जिसमें पेनाल्टीज को इन्हांस किया गया, इवन की डेथ पेनाल्टी भी इसमें डाला गया है अगर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो। कुछ कुछ ऑफेंसेस को इसमें ऐड करा है, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन सेक्सुअल एब्यूज कंटेंट। तो अमेंडमेंट में करके ये दो तीन चीज़ों को इसमें रखा गया है। अब कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि एक आर्टिकल था जो कि फॉरेस्ट राइट्स पे बात कर रहा था, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स पे। हम लोग ऊपर थोड़ा सा इसके बारे में बात करे थे, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इसमें वैसे कुछ है नहीं, वो किसी के फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट रिलेटेड राइट्स पे ही चर्चा किया है। तो हम लोग इसका थोड़ा सा स्टेटिक पार्ट देख लेंगे, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वाला भी देख लेंगे। तो देखो, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स जो है ना, ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंदर मिलता है, ठीक है। तो इसमें किसी किसी ट्राइबल ग्रुप्स को बेसिकली राइट्स दी गई है। तो इस एक्ट में मेनली बात करी गई है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो इसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स पे राइट्स देता है बेसिकली। इसमें सेक्शन 3(1)(i)(1) जो है ये कहता है कि राइट टू प्रोटेक्ट, रीजेनरेट, कंजर्व एंड मैनेज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स इज ट्रेडिशनली यूज्ड। बेनिफिशरीज इसमें कौन कौन से हैं? तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है। देखो, इसमें ग्राम सभा को ना ऑथोरिटी टू मैनेज, एक ऑथोरिटी की तरह भी रिकॉग्नाइज करता है। वो ग्राम सभा रूल्स भी फ्रेम कर सकती है, रेगुलेट एक्सेस भी रेगुलेट कर सकती है, और डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट भी कर सकती है, ठीक है। अब इसमें राइट में कुछ कुछ एक्सेस ये देता है, जैसे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ग्रेजिंग, वाटर बॉडीज, हैबिटेट राइट्स, कम्युनिटी यूज। एम क्या है? हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करना है। जो बेसिकली आपको याद होगा कि ब्रिटिश के समय में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो आते थे, वो कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी से उनका फॉरेस्ट राइट ही छीन लिया जाता था। इनफैक्ट कि वो फॉरेस्ट रिजर्व्स बना दिए जाते थे जिसमें ट्राइबल का एंट्री बैन कर दिया जाता था। देखो, अभी भी वैसे एरियाज हैं, लेकिन जो उसमें नेचुरली रह रहे हैं उनका तो राइट बनता है ना फॉरेस्ट में, ठीक है। तो अब फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को अगर हम लोग देखेंगे, तो बेसिकली ये 2006 में ठीक है आया था, लेकिन फोर्स में 2008 में आया था विथ फॉरेस्ट राइट रूल्स 2007 में, ठीक है। इंडिविजुअल राइट्स, कम्युनिटी राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, और ये सारे फॉरेस्ट लैंड में अप्लाई होता है एक्सेप्ट JNK, ठीक है। कट ऑफ डेट इसका क्या है? 13 दिसंबर 2005। इतना नहीं पूछता है, पर ठीक है। अब देखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 भी आया था।
जो कि 25 अक्टूबर 1980 को आया था और होल इंडिया में ये अप्लाई होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? रेस्ट्रिक्ट डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस, कंजर्व फॉरेस्ट कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। अब इसके सेक्शन 2 में कुछ फीचर्स दिए गए हैं कि जैसे जो स्टेट्स हैं वो डी रिजर्व नहीं कर सकते हैं, फॉरेस्ट को लीज पे नहीं दे सकते हैं, फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज, और ये अगर करना है तो अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेना होगा, उसके बिना ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन करना पड़ता है, एडवाइजरी कमिटी असिस्ट करने के लिए सेंटर को करना, ठीक है, वो बनाई जाती है। अब देखो एक और इसमें बात करी गई थी नियामगिरी वर्डिक्ट की। ठीक है, वेंदाता केस था ये, ओडिशा माइनिंग कोऑपरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के बीच में था। तो विंदाता बॉक्साइट माइनिंग जो थी नियमगिरी हिल्स ओडिशा में, ये भी याद रख लेना नियमगिरी हिल्स कहाँ है, ओडिशा में है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्राम सभा जो होगा वो डिसाइड करेगा इंडिविजुअल, कम्युनिटी, कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स ऑफ डोंगरिहा कोंध एंड अदर्स, मतलब एरिया है अंडर एफआरए बिफोर एनी माइनिंग क्लियरेंस। माइनिंग क्लियरेंस देने से पहले, मतलब स्टेट्स ऐसे ही नहीं दे सकते हैं, वो ग्राम सभा से मतलब राय विचार जो भी कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ है नहीं। अब एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात होती है। देखो ये ट्रिब्यूनल है, तो इसको एस्टेब्लिश कब करा गया था? 18 अक्टूबर 2010 को अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ठीक है, तो एनजीटी एक्ट आया भी कब था? 2010 में। इसमें ना स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल कोर्ट बनाए जाते हैं। जैसे देखो इन्वायरमेंटल इशूज जो होते हैं ना, उनको हेड ऑन सॉल्व करना होता है, और अगर नॉर्मल कोर्ट सिस्टम के थ्रू जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर एक्सपर्टीज़ नहीं होगी। तो इसके लिए ना एक ट्रिब्यूनल ही बना दिया जाता है जो कि फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड कंपनसेशन पे कर सके। ये आर्टिकल 21 से इंस्पिरेशन लेता है, राइट टू लाइफ, हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके ब्रांचेस देखोगे तो प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ है? न्यू दिल्ली में। जोनल ब्रांच कहाँ कहाँ है? भोपाल, पुणे में, मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता में। ठीक है, इसका कंपोजिशन देखोगे एनजीटी का तो कौन कौन होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं जो कि जनरली एससी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, टारगेट क्या होता है कि जो भी केसेस है उसको 6 महीने में डिस्पोज कर देना है। तो ये ध्यान रखना है कि 6 महीने में डिस्पोज कर देना होता है। अब एक आर्टिकल था कि एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं स्पॉट कोरोनल मास इजेक्शन ऑन अनदर स्टार फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ों की बात हो रही थी जो हमारे एस्थेटिक टर्म्स के लिए सही है। ऑरोराज, फिर ये एक लोफर है, यूरोपियन नेटवर्क टेलीस्कोप जो है। तो इन दोनों को एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आर्टिकल 32 वाला भी देख लेंगे। इसमें मतलब मेंस में आप लोग यूज कर सकते हो कि राइट्स विदाउट रेमेडीज आर मीनिंगलेस, बी आर अम्बेडकर ने बोला था। और इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रियम्बल पे भी बात कर लेंगे, क्योंकि अभी देखो 75 ईयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेट हो रहा है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सब आर्टिकल है। फिर थोड़ा सा डीपीएसपी को भी देख लेंगे। तो ये जो ऑरोराज होते हैं वो हैं क्या? तो ये नेचुरल लाइट डिस्प्ले होता है इन हाई लैटिट्यूड स्काईज। किसके वजह से होता है? इंट्रैक्शन ऑफ सोलर विंड। सोलर विंड जो होते हैं चार्ज पार्टिकल, सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल्स जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं अपर एटमॉस्फेयर में, तब जाके ये ऑरोरा बनता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। ठीक है, और सदर्न वाले में ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। तो हम लोग इसको याद किए थे कि ऑस्ट्रेलिया नीचे है, ठीक है, सदर्न में है, तो ये ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस हो जाएगा। ठीक है, तो सोलर विंड के जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पर्टिकुलरली जब ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को एक्साइट कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? ग्रीन, रेड, वायलेट, ब्लू, ये सब कलर्स फॉर्म होते हैं। अब आ जाओ लोफर टेलीस्कोप। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या कर सकते हो? लो फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, लोफर, लो फ्रीक्वेंसी एरे। ये क्या है? लार्ज लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप नेटवर्क है। लोकेशन कहाँ है इसका? एक्सलो है, नीदरलैंड्स में। मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज में इसका स्टेशन स्प्रेड है। बाद बाकी इसमें कुछ जानने की चीज़ें नहीं है, बट ठीक है। अब देखो आर्टिकल 32 देख लेते हैं।
तो ये क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। हाँ, फंडामेंटल राइट है टू, आप डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट रिट्स को, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए, और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, ठीक है। इसमें रिट्स कितने हैं, हेवियस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोविजन है, सर्टियोरी है, कियो वारंटो है। अब आपको पता होगा इसके बारे में, नहीं तो फिर ठीक है, किसी और आर्टिकल में आएगा तो वहाँ हम लोग इसको डिटेल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर है, बी आर अम्बेडकर कहे थे आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बोले थे विदाउट रेमेडीज राइट्स आर मीनिंगलेस। तो ये भी एग्जाम में स्टेटमेंट टर्म्स में पूछ लेता है। तो आर्टिकल 32 के अंदर राइट्स जो है ना सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ अमेंडमेंट करके ना बनाया जाए, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस के समय तो हो ही सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, जवाहरलाल नेहरू मूव करे थे 13 दिसंबर 1946 को, और अडॉप्ट हो गया था 22 जनवरी 1947 को, और यही बाद में जाके हमारा क्या बना, प्रीएम्बल बना। इसी के थ्रू सोवेरेनिटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, ये सब बेसिस ऑफ प्रीएम्बल बने, ठीक है। प्रीएम्बल को कब अडॉप्ट करा गया, 26 नवंबर 1949 को, और फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 को। प्रीएम्बल अमेंडेड है, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर। इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, 3 वर्ड जोड़ा गया था, ये भी एग्जाम्स में अक्सर पूछते रहता है। फिर डीपीएसपी को देख लेते हैं, पार्ट 4 में आता है आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक है। ये नॉन जस्टिसिएबल है, इसको लेके मतलब इसका अगर वायलेशन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। 36 आर्टिकल क्या करता है, स्टेट को डिफाइन करता है। 37 वैसे पार्ट्स को बताता है कि इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स में, ठीक है, बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस है। 38 है, प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ पीपल और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करता है और इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करता है। आर्टिकल 39, इसमें इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, जैसे एडिक्वेट लाइवलीहुड, इसी में 39 में ABCDEF तक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड वर्कर्स। आर्टिकल 39 फ्री लीगल एड की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने की बात करता है। आर्टिकल 41 वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस में राइट देता है इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी। ये सब केसेस याद मतलब वो कर सकते हो कि ग्राउंड्स क्या है। आर्टिकल 42 क्या है, जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशन, मैटरनिटी रिलीफ। 43 क्या है, लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स। 43A क्या है, मतलब ये अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43 प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब देखो ये सब ना आप इसका जो किस अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया ये सब आप पढ़े होगे, फिर आगे आएगा तो हम लोग उस पर एक बार बात कर लेंगे वो सब भी डिटेल में। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड पता ही होगा। 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। आर्टिकल 46 प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST एंड वीकर सेक्शन। Article 47 raise nutrition standard of living, public health, prohibition of intoxicating drinks and drugs injurious to health। बिहार और गुजरात में अल्कोहल बैन इसी के थ्रू है। आर्टिकल 48 मॉडर्न एनिमल हस्बेंड्री, प्रोहिबिट काउ एंड काफ स्लॉटर। 48 प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इसका हम लोग बात कर रहे हैं। 49 प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 50 जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करता है। 51 इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन, रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, इसकी बात करता है, ठीक है। तो ये DPSP है। तो देखो बेसिक मतलब इतना रिवीजन हो गया ना अभी, तो वो माइंड में आते रहेगा, क्योंकि न्यूज़ में फिर से आएगा तो फिर से वो एक बार चला जाएगा, तो ये रटना नहीं पड़ेगा बैठ के। अब एक जगह हम लोग देखे थे ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये वही UNFFC के अंदर आता है, क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, सोंगदो, इंचियोन, साउथ कोरिया में है बेसिकली। मैंडेट क्या करता है, बैलेंस मिटिगेशन एडेप्टेशन विथ एटलीस्ट 50% ऑफ एडेप्टेशन एंड प्रायोरिटाइज वल्नरेबल कंट्रीज। COP30 अभी कहाँ हो रहा है, बेलेम ब्राज़ील में हो रहा है। 10 से 21 नवंबर तक। फोकस कहाँ है, अमेजन रीजन पे, क्लाइमेट जस्टिस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस अग्रीमेंट एंड ग्लोबल स्टॉकपाइल फॉलोअप।
एक और है, एआई यूनिवर्सिटी की बात चल रही है अमरावती में, आंध्र प्रदेश। ये एमओयू साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड निविदा टू सेट अप फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एआई यूनिवर्सिटी इन अमरावती। एम क्या है, एआई फोकस्ड हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाएंगे। अप्रॉक्स 10,000 स्टूडेंट्स को एआई में ट्रेन करेंगे इनिशियल फेज में, ठीक है। फोकस एरिया क्या है, एआई एंड एमएल है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, स्टार्टअप इनकम्बेशन, इंडस्ट्री पार्टनरशिप। फिर एक जगह हम लोग आर्टिकल में देखे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे ये है ना कि हाउ द ग्लोबल प्रिसीजन मेडिसिन मार्केट शेपिंग अप, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बायोथेरेपिक्स, ठीक है। तो इससे हमने जो निकाला है उसको देख लेते हैं। तो नाम से ही इसके पता है नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, मतलब इन्फेक्शन वाला नहीं है। ये बेसिकली क्रोनिंग होता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है, स्लो प्रोग्रेशन इसका होता है। मेन ग्रुप अगर इसके देखेंगे तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाता है, कैंसर्स हो जाता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाता है जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी, डायबिटीज। इंडिया में 63 से 65% ऑफ डेथ्स को ये अकेले काउंट करता है, ठीक है। और जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है वो 27% डेथ्स को काउज करता है। रिस्क फैक्टर्स मेजर क्या क्या होते हैं, जैसे कि टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, अनहेल्दी डाइट हो गया, फिजिकल इनएक्टिविटी, एयर पॉल्यूशन, ओबेसिटी, ठीक है। अब एक प्रिसीजन बायोथेरेपेटिक्स की बात हो रही थी, तो प्रिसीजन से ही देखोगे ना, मतलब एकदम प्रिसाइजली पर्टिकुलर, कहते नहीं कि इंडिविजुअलाइज्ड, तो उस टर्म्स में है। तो ये मेडिकल इंटरवेंशंस है डिजाइंड एंड ऑप्टिमाइज फॉर एन इंडिविजुअल्स स्पेसिफिक जेनेटिक, मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर प्रोफाइल इंस्टीड ऑफ वन साइज फिट्स अप्रोच, ठीक है। मतलब जनरली और सब जो दवाइयाँ होती हैं एक ही दवाइयाँ हैं, सबके लिए यूज हो रही है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाता है। टूल्स लाइक जीनोमिक्स, proteomics, biomarkers, AI-driven data analysis, cell and gene therapies, mRNA platforms, monoclonal antibiotics, तो ये सब मतलब टूल्स यूज करते हैं। इसका गोल क्या है, हायर एफिकेसी अचीव करना, फ्यूअर साइड इफेक्ट्स, पर्सनलाइज्ड डोजिंग स्पेशली फॉर कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड ऑटो इम्यून डिजीज के लिए। अब एक क्रिस्पर कैस 9 वगैरह की डिस्कस होती है, तो ये क्या है, एक कैंची की तरह यूज होता है, ठीक है, जिसमें कि डीएनए एडिटिंग के समय इसको यूज करा जाता है इस टेक्नोलॉजी का। मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करता है, गाइड आरएनए को गाइड करता है कि कैस एंजाइम्स को डायरेक्ट करने के लिए, बेसिकली जैसे कि कैस 9 है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के लिए के यहाँ, जो कि कट करता है एंड एडिट करता है। इसका एप्लीकेशन है जैसे कि करेक्ट डिजीज काउजिंग म्यूटेशंस को मतलब डिजीज काउजिंग म्यूटेशंस को करेक्ट करता है, इंजीनियर सेल्स बनाता है, डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स को वगैरह, ठीक है। अब दो इसी के बेसिस पे है, जैसे कि इंडीजीन प्रोग्राम, ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। इसके अंदर कोशिश किया जा रहा है ना कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ इंडियन इंडिविजुअल, क्योंकि हमारे पास जितनी भी दवाइयां हैं बेसिकली वो दूसरे कंट्री के जीनोम सीक्वेंसिंग पे जनरली बेस्ड है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि इसको इंडिया के बेसिस पे सीक्वेंसिंग कर लिया जाए। शुरुआत में 10,000 प्लस जीनोम्स को इनिशियली सीक्वेंस करना है और क्रिएट करना है इंडियन पॉपुलेशन स्पेसिफिक जेनेटिक वेरिएंट रिसोर्स को। तो वो इंडीजेन प्रोग्राम है। फिर जीनोम इंडियन प्रोजेक्ट है, तो इसको फंड कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लीड कौन कर रहा है, तो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च आईआईएससी, और 20 इंस्टीट्यूशन साथ में है। गोल क्या है इसका, क्रिएट करना है कंप्रिहेंसिव रेफरेंस कैटलॉग फॉर जेनेटिक वेरिएशंस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। 10,000 होल जीनोम सीक्वेंस बनाएगा, जिसमें कि 83 डाइवर्स पॉपुलेशन पे देखेगा, और 20,000 सैंपल्स बायोबैंक बनेंगे। प्रिसीजन मेडिसिन को सपोर्ट करेगा, डिजीज रिस्क मैपिंग करेगा, पॉपुलेशन जेनेटिक्स इन इंडिया में करेगा। तो देखो हम लोग आज 17 नवंबर के सारे न्यूज से जो भी स्टैटिक हो सकता था उसको हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करेंगे, ये अप्रॉक्स 1 आवर का एवरी डे आएगा, और बिलीव मी इसके थ्रू
मतलब जनरली सारा रिवीजन हो जाएगा स्टैटिक सब्जेक्ट्स, ठीक है। और ये बेस्ट मेथड होगा क्योंकि ये सब टॉपिक बार बार आते जाएंगे, रिवाइज होते जाएंगे और वो दिमाग में फ्लो में बने रहेंगे और क्वेश्चंस यहीं से बनता है, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, आप ज्वाइन कर लीजिए। @ जनरल ज्ञान HP करके है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। नमस्कार।